आज हम इस वीडियो में क्लास 8 विज्ञान अध्याय 6 जंतुओं में जनन आपकी जो नई बुक है उसके कंप्लीट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, जनन एक जैविक प्रक्रिया है जो कि जीवों द्वारा संतान उत्पत्ति के लिए की जाती है। जनन कैसी प्रक्रिया है? एक जैविक प्रक्रिया है जो कि जीवों के द्वारा की जाती है संतान को उत्पन्न करने के लिए। सभी जीव अपनी प्रजातियों की संख्या और निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। क्यों जनन करते हैं? अपनी जैसी प्रजातियां उत्पन्न करने के लिए जनन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर निषेचन होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अच्छे से समझते हैं कि निषेचन क्या होता है। तो जैसे कि ये अंडाणु है, ठीक है, इसके बीच में एक केंद्रक है। तो इस अंडाणु से मिलने के लिए बहुत सारे शुक्राणु आएंगे, इसमें घुसने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, ये अंडाणु के अंदर जाने के लिए ये सब ट्राई करेंगे, लेकिन ये सारे नहीं जा पाएंगे। इसमें से एक ही शुक्राणु अंडाणु के अंदर जा पाएगा, और जब ये शुक्राणु अंडाणु के अंदर जा पाएगा तो इन दोनों का मिलन ही क्या होगा? निषेचन। ठीक है। उसके बाद में निषेचन होने के बाद में क्या होगा? उसके बाद में होगा युग्मनज बनेगा, जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है। संलयित होकर केंद्रक जो होते हैं दोनों के संलयित होकर क्या करेंगे? युग्मनज का निर्माण करेंगे। उसके बाद में क्या बनेगा? भ्रूण बन जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं आपको लिखना कैसे है। शुक्राणु जब अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो उसमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। ठीक है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है, जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। ओके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सर्वोचित उत्तर चुनिए। ठीक है। तो आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर के बाहर। तो आपको पता है निषेचन नर के शरीर के बाहर, नर के शरीर के अंदर होता है। तो ये वाले तो वैसे ही गलत हो जाएगा। आपको पता है कि जो आंतरिक निषेचन होता है वो कहाँ होता है? मादा के शरीर के अंदर। तो इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, निषेचन, कायांतरण, रोपण, मुकुलन। ठीक है। तो टेडपोल वयस्क में परिवर्तन होता है तो उसमें निषेचन भी नहीं होता, उसमें क्या होता है? रोपण भी नहीं होता, मुकुलन भी नहीं होता। तो उसमें क्या होता है? कायांतरण। कायांतरण मतलब परिवर्तन होना। तो टेडपोल जिस प्रक्रम से वयस्क में विकसित होता है तो उसको क्या बोलते हैं? वयस्क में वो परिवर्तित होता है, कायांतरित होता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कायांतरण। नेक्स्ट है कि एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। ठीक है। हमने युग्मनज का जब हमने डायग्राम देखा था तो उसमें देखा था कि युग्मनजों की संख्या कितनी थी? 2। ठीक है। 2 कैसे थी? जैसे कि ये वाला डायग्राम इस तरीके से एक कोशिका बनी हुई थी, उसके अंदर इस तरह से बना हुआ था, है ना। तो यहाँ पर कोशिका तो कितनी है? सिर्फ एक है, लेकिन इसके अंदर जो केंद्रक हैं वो कितने हैं? 2। ठीक है। याद रखना इसको कि केंद्रक कितने हैं? 2। ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्न कथन सत्य हैं अथवा असत्य संकेतिक कीजिए। ठीक है। सत्य हैं तो T लिखना है, असत्य हैं तो F लिखना है। क्या देखते हैं, अंडप्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। तो ये सत्य है या असत्य है? तो ये बिल्कुल असत्य है, तो इसमें आ जाएगा F। ठीक है। प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि प्रत्येक जो शुक्राणु होता है वो एकल कोशिका होती है, उसमें एक ही कोशिका होता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? T। उसके बाद में है, मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। बिल्कुल, जो मादा मेंढक होती है वो अपने अंडे पानी में देती है, बाहर देती है। ठीक है। तो इसमें जाएगा ट्रू, T। ठीक है। वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ हो युग्मक कहलाती है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, तो इसमें जाएगा F। फिर है, निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है। बिल्कुल, निषेचन के बाद में जो अंडा दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं?
एकल कोशिका, तो ये टी हो जाएगा। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, तो बिल्कुल गलत है। अमीबा किसके द्वारा जनन करता है? द्विखंडन विधि द्वारा, तो इसमें हो जाएगा एफ। फिर 6 है, अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है, तो ये बिल्कुल गलत है। अलैंगिक जनन में निषेचन आवश्यक है नहीं, तो इसमें हो जाएगा एफ। फिर है, द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, तो इसमें हो जाएगा टी, बिल्कुल सही बात है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, हमने देखा था कि निषेचन होता है उसके बाद में युग्मनज बनता है, तो ये भी टी सही है। उसके बाद में भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, तो भ्रूण कैसी कोशिका का बना होता है? एकल कोशिका का, बिल्कुल गलत बात है। भ्रूण में काफ़ी कोशिकाएं होती है, लाखों कोशिकाएं होती है, तो इसमें जाएगा एफ। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, युग्मनज और गर्भ में दो भिन्नताएं दीजिए। मतलब हमें युग्मनज और गर्भ में दो अंतर बताने हैं, ठीक है। तो एक तरफ आप लिखिए युग्मनज और दूसरी तरफ गर्भ। तो सबसे पहले देखते हैं युग्मनज। निषेचन की क्रिया में शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, ठीक है। निषेचन में क्या होता है, जैसे ये अंडाणु है, इसके पास ये शुक्राणु आएगा और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये करते हैं निषेचन, ठीक है। तो उसके बाद में किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज का निर्माण। निषेचन की क्रिया में शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलते हैं और युग्मनज बनाते हैं। जबकि भ्रूण में क्या होता है कि जो युग्मनज होता है, ये वाला युग्मनज, वो विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। और भ्रूण की अवस्था वह अवस्था है जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके, गर्भ कहलाता है। युग्मनज में हमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान नहीं होती है, जबकि हम भ्रूण में सभी अंगों को पहचान सकते हैं, ठीक है। फिर है, युग्मनज कैसी कोशिका है? एकल कोशिका, मतलब युग्मनज में एक ही कोशिका होती है, जबकि गर्भ में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, इसलिए ये कैसी कोशिका है? बहुकोशिकीय है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियों, ये विधियों हैं, ठीक है, दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि अलैंगिक जनन होता क्या है। तो अलैंगिक जनन क्या होता है? वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीवों को जन्म देता है, उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। सिर्फ इसमें एक ही जनक पार्टिसिपेट करेगा, नर हो या मादा, दोनों नहीं करेंगे, ठीक है। अलैंगिक जनन किस में होता है? हाइड्रा में होता है, अमीबा में होता है, ठीक है। तो इसकी विधियों को देखते हैं हम। तो सबसे पहले विधि हो जाएगी कि हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा। सबसे विधि कौन सी है? मुकुलन, जो कि हाइड्रा में होती है। इस प्रक्रिया में जीव का एक हिस्सा उभरना शुरू हो जाता है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता है और नए जीव में विकसित हो जाता है। ये जो मुकुलन विधि है वो हाइड्रा में और ईस्ट में होती है। जैसे कि यहाँ पर ये आपको चित्र दिया है हाइड्रा का, इसमें इसका ये वाला हिस्सा उभरना शुरू हो गया, ठीक है। इसके बाद में ये उभरते उभरते थोड़ा बड़ा होगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ। फिर ये धीरे धीरे ये इतना बड़ा हो जाएगा कि एक नए जीव में विकसित हो जाएगा, ठीक है। तो इससे निकल के एक दूसरा हाइड्रा बन जाएगा। तो इसकी दूसरी विधि देखते हैं। अलैंगिक जनन की दूसरी विधि है अमीबा में द्विखंडन द्वारा, ठीक है। तो यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें एक एकल कोशिका दो हिस्सों में विभाजित होती हैं, और जो द्विखंडन के द्वारा जो जीव प्रजनन करते हैं वो हैं जीवाणु और अमीबा, ठीक है। तो द्विखंडन में क्या होता है कि एक कोशिका दो भागों में डिवाइड हो जाती है सिंपली, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, देखिए ये एक कोशिका है, ये अंत में क्या हो गई? दो कोशिका में डिवाइड हो गई है ना, दो भागों में डिवाइड हो गई। ये केंद्रक देखिए, है ना, इनका केंद्रक भी अलग अलग है। तो इस डायग्राम को आपको अपनी नोटबुक में बनाना है, ओके। तो ये देखिए यहाँ पर एक अमीबा है, फिर इसका केंद्रक थोड़ा सा डिवाइड होने वाला है, फिर यहाँ पर बिल्कुल डिवाइड हो गया, फिर यहाँ पर भी कोशिका डिवाइड सी हो रही है, फिर यहाँ पर देखिए बिल्कुल हल्का सा अटका रहा है ना, फिर यहाँ पर अंत में दो अलग अलग भागों में एक अमीबा डिवाइड हो गई, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मादा के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, जैसे ये मादा बनाई हुई है, इसमें यहाँ मादा का गर्भाशय है और इसमें भ्रूण का रोपण हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कायांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, ठीक है।
तो लार्वा के कुछ विशेष परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहते हैं। ठीक है, तो वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कायांतरण। उदाहरण हो जाएगा टेडपोल कायांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है। जो छलांग लगा सकता है, कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में कायांतरण हो जाता है या परिवर्तन हो जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद कीजिए। ठीक है, एक तरफ लिखिए आंतरिक निषेचन, दूसरी तरफ लिखिए बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन देखते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है। ठीक है, जबकि बाह्य निषेचन में नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन कहाँ होता है? मादा के शरीर के बाहर। आंतरिक निषेचन में नर मादा के शरीर के अंदर शुक्राणुओं का उत्सर्जन करता है, मतलब नर जो होता है वो मादा के शरीर में शुक्राणुओं को भेजता है। जबकि बाह्य निषेचन में दोनों वेष्टि युग्मकों को शरीर के बाहर फेंकते हैं, मतलब मादा है वो अंडाणु को बाहर फेंकेगी और जो नर है वो शुक्राणुओं को बाहर फेंकेगा। ठीक है, आंतरिक निषेचन में विकास शरीर के अंदर होता है। उदाहरण हो जाएगा मनुष्य, सार्क, पक्षी आदि। जबकि बाह्य निषेचन में विकास शरीर के बाहर होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि बाह्य निषेचन में कि विकास शरीर के बाहर होगा। उदाहरण हो जाएगा मेंढक। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।